नमस्कार। आप देख रहे हैं बिज तक का दिवाली स्पेशल और ये बेहद ही खास शो है क्योंकि आज के हमारे मेहमान ही खास हैं। आप सबके चहेते विजय केडिया जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिज तक को अपना समय देने के लिए, और बिज तक की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए। और आपको भी दिवाली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, आपकी आपके दर्शकों को, आपकी सारी टीम को। सर, सब व्यूअर्स के आप फेवरेट हो स्टॉक मार्केट पे, तो स्टॉक इन्वेस्टिंग पे तो पता ही है कि आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन क्योंकि आप एक सिंगर हो और जो जॉनर आपने चुना हुआ है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही आप गाने बनाते हो, तो आज का इंटरव्यू तो बहुत ही खास रहने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू को करते समय। तो बीच बीच में आपको पता ही है कि मैं आपसे वो सब पंक्तियां पूछूंगा, वो सब गाने जो आपको उस क्वेश्चन के दौरान अच्छे लगेंगे, तो आप जरूर गुनगुना देना प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए। लेकिन पहला सवाल, इस बार तो मजा ही नहीं आया सर। इस बार तो स्टॉक मार्केट पे जो झटके लगे हैं ना इस 2025 साल में, तो क्या आउटलुक है आपका? और क्या दिवाली टू दिवाली मार्केट अब यहां से तेजी पकड़ सकता है या फिर ये ऐसे ही झटके लगते रहेंगे? देखिए, जब तक झटका लगता है ना शेयर बाजार के अंदर में, तब तक जैसे बोलते हैं ना कि आप जिंदा हो, आप ये समझ के चलिए। शेयर बाजार का नाम ही है झटका। ठीक है। तो इस बोलकर इस बात की चिंता नहीं करने का कि यहाँ पर झटके लगते हैं। जिस मार्केट में झटके नहीं लगते हैं, आप समझिए वो मार्केट एक डेंजर जोन के अंदर में। वो खतरे की घंटी है बाजार के अंदर में, झटका नहीं लगना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते रहते हैं कि वो कार्डियोग्राम चलता है, तो जब तक वो ऊपर नीचे होते रहता है तब तक आदमी जिंदा है। जब वो फ्लैट हो जाता है तो इसका मतलब आदमी भी फ्लैट हो गया, वो फिर उसके आज सामने लेट लिखा जाता है। तो ठीक है, तो यही बात शेयर बाजार का है जी। तो घटना बढ़ना यहाँ का क्रम है। ये जैसे जीवन का क्रम है वैसे ही शेयर बाजार का क्रम है। तो इस बात की चिंता नहीं करने का। 2-3 साल आप लोगों ने हर महीने दिवाली मनाई है। 2000 कोविड के बाद में 2021, 22, 23, 24 भी आधा। तो उस समय वो जैसे बोलते, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। तो शेयर बाजार मधुशाला जैसा ही हो गया था कि सुबह होली है और रात को दिवाली है। तो ये क्रम 3 साल चला है जी। तो अभी थोड़ा सा सुस्ताइए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सांस लीजिए, थोड़ा सा विमोचन कीजिए। आपने क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, उसका थोड़ा सा उसका विमोचन कीजिए। और उसके बाद में फिर एक नई नीति बनाइए, उनसे सीखिए गलतियों से। तो और फिर आगे बढ़िए। जो 3 साल का जो बाजार था, जो दिन में होली रात को दिवाली, उसमें कोई सीखता नहीं था। उसके अंदर में तो सब ऑटो मोड पे था। अभी मालूम पड़ते हैं कि क्या मार्केट के अंदर में क्या होता है, उठापटक भी होती है। तो ये तो मेरे ख्याल से एक लेसन है, खासकर जो नए लोग अभी बाजार में आए हैं उनके लिए ये सीखने का पल है। अच्छा, तो मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में तो स्टॉक मार्केट चलेगा नहीं, बीच में उठा पटक तो देखने को मिलेगी, और इस साल ज्यादा ही हो गया। लेकिन अभी के सिनेरियो में क्या आप कैश पे बैठे हैं ज्यादा? क्या इतनी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं अभी मार्केट में? तो देखिए, मैं कैश में बैठा हूँ, करीब 1 साल से मैं कैश में था। लेकिन अभी पिछले करीब शायद 1 महीने में, या समझिए मैंने कैश को डिप्लॉय किया है मार्केट के अंदर में। तो अभी पोजीशन है कि अभी मेरे पास में कोई ज्यादा कैश वैश कुछ है नहीं। शायद कोई 2, 4, 5% होगा तो होगा, नहीं तो अदरवाइज मैंने लिक्विड शेयर में भी पैसे लगाए हुए हैं। और कुछ नए इन्वेस्टमेंट भी मैंने किए हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर, 1 महीने में समझिए आप। अच्छा केडी साहब, ये ना एक नाम निकल के आ रहा है, मैं आपसे अगर पूछ सकता हूँ तो आप प्लीज बता दीजिएगा अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। एक कंपनी है एमिकॉन, एमिको इलेक्ट्रॉन का शेयर आपने पोर्टफोलियो में हाल में ही खरीदा है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। किस तरीके की कंपनियों में आप अभी पैसा डिप्लॉय करना चाहते हैं सर? क्या स्मॉल कैप्स में या फिर नए स्टार्टअप्स पे आपका जोर ज्यादा है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर ऑलरेडी मार्केट पे जो अभी बहुत बीटन डाउन है, जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में है, उनको फोकस कर रहे हैं आप? तो जो एमको एलिकॉन की बात है, वो तो मेरा ऐसे ही एक तुक्का वाला इन्वेस्टमेंट है। और वो शेयर 3500 रुपया था इसी साल में, वो घट के 16-17 रुपया आ गया। तो वो चूंकि इतना गिर गया, और कंपनी ठीक ठाक मोटा मोटी कर रही है, मैंने कोई ज्यादा स्टडी स्टडी उसका किया नहीं है। उसी की एक सिस्टर कंसर्न है, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे दिमाग में था, खाली फोकस रेडार पे था ये शेयर। छोटा क्वांटिटी मैंने लिया, वो मैं कभी भी उसको बेच सकता हूँ उसको। और नीचे से ऑलरेडी शेयर 30-40% बढ़ भी चुका है अपने बॉटम से, अभी जो उसने बॉटम बनाया था। तो इस बोल का मैंने एक ऐसे लिया, कोई मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट किया, जो मैं कभी भी उससे निकल सकता हूँ। ये पहले ध्यान रखिए, आपके दर्शकों के लिए बता देता हूँ।
और भी जो भी शेयर्स का जो उनके दिमाग में है, जो उनको मालूम है कि मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, या आगे भी कभी कोई नाम आता है कि मैंने इन्वेस्ट किया है, तो ये जरूर ध्यान रखें। वो हो सकता है मैं दूसरे दिन ही बेच डालूं। मेरे पर कोई पाबंदी नहीं है, मैं कोई फंड नहीं हूँ, दूसरों का पैसा मैनेज नहीं करता हूँ, कंसल्टेंट नहीं हूँ, एडवाइजर नहीं हूँ, फंड मैनेजर नहीं हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं हूँ, अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरे पास भी लिबर्टी है कि मैं कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और कभी भी एग्जिट कर सकता हूँ। तो ये बात ध्यान रखें। ये बात आपने सही बोला। इन दिनों मेरा जो फोकस है वो ज्यादातर मेरा स्टार्टअप में वगैरह और अनलिस्टेड जो शेयर्स हैं, जिनकी लिस्टिंग होने वाली है साल 2 साल के अंदर में, इस तरह के कंपनियों में, स्टार्टअप्स में मेरा आजकल थोड़ा ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है। पहले भी था, और इन दिनों थोड़ा मैं उधर ही मैं अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा हूँ कि ऐसी कंपनियों को पकड़ूं जो साल, 1.5 साल, 2 साल में आकर फिर लिस्ट होएगी। और जनरली वो कंपनियां, ट्राई ये करता हूं कि मेरे को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो कंपनियां मेरे से मिले, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड मेरे को कंपनियां मिले। तो मेरे में उधर करने का, इन्वेस्ट करने का मेरा मन है, और उसी में मैंने कुछ किया भी है, छोटा छोटा। राइट सर, लेकिन इस साल जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, और कहा जाता है ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी में ही वो गिर जाता है। तो ऐसा ही हुआ, वहां तो यूएस में शटडाउन हो गया। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल बहुत बचा हुआ है सर, क्या ये शेयर मार्केट को ऐसे ही झटके देते रहेंगे? देखिए, ट्रम्प का नाम भी मैंने, समझिए, वो ठीक है। वो मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो क्या करने वाले हैं ये उनको भी शायद पता नहीं है। कि और उनकी, जैसे अपने सब देखते हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, वो इतनी बड़ी कंट्री के, इतनी बड़ी इकोनॉमी के वो आज के दिन प्रेसिडेंट है, तो मेरा उनके प्रति रिस्पेक्ट है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं, उनको जो समझ में आ रहा है, चाहे वो गलत है या सही है, वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे को कुछ अपनी कंट्री की जो धारा है, जो अभी तक चली आ रही है, उसको चेंज करने का है। तो वो कुछ रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन जैसा कुछ काम करना चाह रहे हैं, रेवोल्यूशनराइज करना चाह रहे हैं कुछ। तो मेरे ख्याल से उनकी सोच अपनी जगह सही है। और हमको बुरा इसलिए लग रहा है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि समझिए मैं कोई दुकान खोल के बैठा हूँ, और एक रेगुलर कस्टमर मेरे पास में आते रहते हैं, जो मेरे से सामान खरीदते रहते हैं। अचानक वो कस्टमर को लगता है कि नहीं, मैं उनके साथ में मैं उनको लूट रहा हूँ समझिए, या मैं सही दाम में नहीं दे रहा हूँ, या दूसरी जगह उनको सही दाम में मिल सकता है। तो वो मेरी दुकान में आना बंद कर सकते हैं। तो अगर मेरी दुकान में आना बंद कर देंगे, तो मैं उन कस्टमर को गाली तो नहीं दूंगा कि बेकार आदमी है, सनकी आदमी है, कभी आ जाता है, पहले रोज आता था, या हफ्ते भर में एक बार शॉपिंग करने आता था। सपोज सपोज ग्रोसरी की दुकान, हफ्ते भर में एक बार आता था या रोज आता था, अभी 10 दिन में एक बार आता है या नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। मेरे को उसको मेरे को क्रिटिसाइज करने का मेरे को कोई अधिकार नहीं है। ऐसा मेरा पर्सनल वक्तव्य है। मेरे को खुद का विमोचन करने का है। मेरे को खुद को सोचने का है कि ऐसा क्या कारण है कि मैं अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करूं, उसको कैसे आकर्षित कर सकता हूं, अच्छी क्वालिटी देकर और अच्छी रेट देकर और अच्छे व्यवहार से। तो व्यवहार तो अपना चलिए अच्छा ही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर प्राइम मिनिस्टर। और लेकिन अगर क्वालिटी और समझिए रेट के अंदर में, तो मेरे को अपना आत्मनिरीक्षण करने का, मेरे को बजाय उसको कुछ बोलने के लिए, वो सही कर रहा है अपनी कंट्री के लिए। कल उसको समझ में आएगा कि नहीं, उसने ये काम गलत किया है। उधर शटडाउन हो गया, हो गया। यहाँ पे तो शटडाउन होते रहते हैं, आप हर स्टेट में कहीं ना कहीं शटडाउन चल रहा है वहां पे। तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, बल्कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हम अभी बहुत पिछड़े हुए हैं क्वालिटी के अंदर में, और कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर में, चाइना के साथ और दूसरी कंट्री के साथ में, मेनली चाइना के साथ हम बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मेरे को लगता है ये जो जो इन्होंने, ट्रंप ने किया है, ये हिंदुस्तान के लिए, अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये हमको अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए हमको मजबूर करेगा। तो इस पर मैंने गाना भी लिखा था सर, सर हो आपको जाए मालूम सर, ही है कि। इरशाद इरशाद इरशाद, वो तो हाँ मैं कि अभी पूछने वाला था, मेरा अगला सवाल वही आने वाला था कि ट्रंप जी को कोई मैसेज देना हो, आप अपने स्टाइल में वो मैसेज दे दीजिए सर प्लीज। तो ट्रंप को मैं धन्यवाद देता हूं कि भाई तूने ऐसा किया, आपने ऐसा काम किया, बहुत अच्छी बात है। तो उसके गाने की मेरी एक गाना पूरा है, गाने की एक अंतरा ये है जो इस बात पे फिट बैठता है कि अच्छा हुआ तुमने हमको उठाया, हमने भी सोई शक्ति को जगाया, अब हम नए रास्ते ढूंढ लेंगे, विकसित भारत का अब टाइम आया, 2047 तक जाकर भारत को नंबर 1 कंट्री बनाकर ही हम लेंगे सांस, रचना है फिर इतिहास, रचना है फिर इतिहास। तो ये मैसेज है मेरा। वाह सर, ये आपका जो स्टाइल है ना, यही लोगों को पसंद आता है। अच्छा, एक सवाल यहां पर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वदेशी अपनाने की अपील की है, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स को किक स्टार्ट किया है सर।
तो ये क्या बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। आप अभी यही बोल रहे थे ना कि हमारे पास तो उतनी अभी टेक्नोलॉजी फ्रंट पे हम चाइना से पीछे हैं, तो हमको अगर खुद हम मैन्युफैक्चर करना शुरू करें, खुद का ही कुछ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हम बीट कर सकते हैं क्या चाइना जैसी इकोनॉमी को? तो मेरा मतलब ये है कि अभी चाइना जो है ना हमसे, आप ये समझिए 5 गुना बड़ी इकोनॉमी हो गया है चाइना हमसे। हम अभी चार जी। साढ़े चार ट्रिलियन डॉलर पे हैं, चाइना 18-20 ट्रिलियन डॉलर पे है। तो वो कुछ इस तरह के है, आप ये समझिए कि फोर्थ क्लास का जो स्टूडेंट है, फोर्थ ग्रेड का, वो नाइन्थ ग्रेड के स्टूडेंट को बोलता है मैं बीट करूंगा। वो कैसे होएगा? ये तो कोई खटका नहीं है स्विच का कि आपने ऑन कर दिया और आज आप सोच लिए तो हो जाएगा। मुश्किल है, नामुमकिन है। तो मेरे ख्याल से चाइना को बीट करने का सोच छोड़ देना चाहिए हमको। हमको ये सोचना चाहिए कि हम अपने आप को बीट कर सकते हैं क्या। हम जो आज हैं, हम जिस स्थिति में और जिस लेवल पे और जहां पर भी हम आज हैं, हम अपने आप को अगले 2-4 साल में या साल भर साल, एवरी ईयर वाई ओ वाई, एवरी ईयर ऑन ईयर, हम अपने आप को बीट कर सकते हैं क्या। तो मेरे को ऐसा समझ में आता है कि हमको ऐसा सोचना चाहिए। और हम पक्का हम अपने आप को ही बीट कर सकते हैं। हमारा कंपटीशन अभी अपने साथ में है। चाइना हमारे रडार पे है। चाइना जैसे वो दूर है, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन वो भी लंबी दूरी पे है। वो ऐसा नहीं कि कल वाली दूरी पे है। हमको चाइना तक पहुंचने में समझिए हमको 20-30 साल लग जाएंगे चाइना तक पहुंचने में। सपोज 20 साल लगते हैं। चाइना भी तो अभी दौड़ ही रहा है ना, चाइना ने क्विट नहीं किया अभी। चाइना भी चल ही रहा है वो। उसका भी कल भी आया कि वो क्या 4-5 टका ग्रो करेगा। अगर चाइनीज इकोनॉमी 4 टका भी अगर ग्रो करती है, 5 टका ग्रो अगर करती है, तो $1 ट्रिलियन जोड़ता है वो अपनी इकोनॉमी के अंदर में। हम अगर 10 टका भी अगर हम ग्रो करते हैं तो समझिए हम 400 बिलियन ही जोड़ पाएंगे अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो इतना बड़ा जो गैप है, वो खाली सोचने से पूरा नहीं होएगा। उस तरह से कटिबद्ध होकर जोर शोर से काम करके जुटने में होएगा। तो अपना कंपटीशन अपने अपनी अपने साथ ही है, चाइना के साथ नहीं है। ये सत्य है। आपको बुरा लगे, मेरे को भी बुरा लगता है बोलने में, लेकिन इसमें बुरे भले की बात नहीं है। जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष है, सामने है। और जो जीएसटी की आपने बात की है, वो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है इंडिया के लिए। और ये पहले ही हो जाना चाहिए था, ऑलरेडी ये लेट है। और मैंने एक जगह पढ़ा है कि अभी जैसे वेडिंग सीजन आने वाली है सर, तो समझिए शुरू हो जाएगी नवंबर से या जो भी है। उस सीजन के अंदर में फरवरी तक सीजन रहती है, शायद संक्रांति तक रहती है, कब तक भी, जो भी 3-4 महीने में 12 से 14 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे लोग वेडिंग के अंदर में। ये इकोनॉमी को मूव करेगा, ये 12 से 14 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो और ये जीएसटी के कारण ये आंकड़े और ज्यादा आ गए हैं उसके अंदर में। तो ऑफकोर्स ये इकोनॉमी को मूव करेगा, कंजम्पशन जो है उसको बूस्ट करेगा, उसकी वृद्धि करेगा। तो ये इकोनॉमी का सुधार आगे होना चाहिए। लेकिन खाली जीएसटी से नहीं होएगा सर। जब तक हम रिसर्च पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम प्रोडक्ट नहीं निकाल कर लाएंगे, जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग का बेस, चाइना से ये चीज सीख सकते हैं कि स्केल क्या होता है। ये हमको चाइना से सीखना चाहिए। उसको बीट कैसे करेंगे? जो आदमी जिस शैली से खेल रहा है, आपको उसी शैली से खेलना पड़ेगा ना, या उसी पद्धति से। अगर सेम भी अगर नहीं है, दूसरा रास्ता भी अगर अपनाएंगे, लेकिन टेम्पो आपको, मोमेंटम तो वही रखना पड़ेगा ना वो। तो इस बोलकर हमारे पास में रास्ते लंबे हैं, लेकिन गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो हम जरूर इसमें कामयाब होंगे। अच्छा, फिर सर ये सारी चीजें विदेशी निवेशकों को भी तो दिखती हैं। पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे हैं इंडिया में, सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाला देश है भारत। तो एकदम से पॉज क्यों? क्यों विदेशी निवेशक इतना बढ़ चढ़कर नहीं खरीद रहे हैं भारतीय बाजारों में, और क्यों वो प्रेफर कर रहे हैं जापानीज मार्केट को या फिर चाइनीज मार्केट को? देखिए ऐसा है ना सर, जो इंडिया, जैसे हम लोग अपने पोर्टफोलियो में 15 शेयर रखते हैं या 20 शेयर रखते हैं फॉर एग्जाम्पल समझिए, कई लोग 100-200 भी रखते हैं। तो एफआईआई के लिए जो इंडिया है, वो एक पोर्टफोलियो, एक शेयर्स का एक पोर्टफोलियो है, माने बुके का एक फ्लावर है, आप ये समझिए एक फूल है, एक शेयर है वो। तो जैसे हम लोग 20 तरह के शेयर्स रखते हैं, वैसे वो 20 कंट्री के अंदर में शेयर्स रखते हैं। हम भी कभी इसको बेच दिया, कभी इसको बेच दिया, इसको भी हम, मेरे को लगा कि हाँ भाई इसमें 2-3 साल समझो, या 1 साल 2 साल, या ओवर प्राइस्ड है, एक्सपेंसिव है, या दूसरे में मेरे को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, तो मैं ये शेयर बेच कर दूसरा शेयर ले सकता हूँ ना। वही काम एफआईआई कर रही है। उसको इंडिया समझ में आता है कि इंडिया से मेरे को निकलने का 200 बिलियन निकाल लो इंडिया से, या समझो 20 बिलियन निकाल लो, इसको लगा के मेरे को कोरिया में लगा दूंगा, तो वो कोरिया में लगा देगा, चाइना में लगा देगा। उनके लिए तो कोई यहाँ पर कोई मोह माया है नहीं कि आपके लिए तो चलो इंडिया छोड़कर दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है आपके लिए, अभी तो रास्ते खुल रहे हैं। उनके लिए तो कोई वो सब कुछ नहीं है। उनके लिए प्रोफेशनल आदमी है, उनको यहाँ से ज्यादा ग्रोथ चाइना में चाइना का स्टॉक मार्केट सर 20 साल में परफॉर्म नहीं किया। 2008-9 के अंदर में हांगकांग का इंडेक्स का भाव, हांगकांग का इंडेक्स था करीब 33,000 के आसपास, 32 से 34,000 के बीच में था। उसके बाद 8-9 हजार हो गया। ये 2008 की बात बता रहा हूँ।
उसके बाद में 11-12 में कुछ बड़ा वापस गिरा, आज तक वो भाव क्रॉस नहीं किया वो इंडेक्स। आज भी इंडेक्स जो वो 26,000 के ऊपर में वो इंडेक्स है, आप ये समझ, चाइनीज का। तो सोचिए, तो उसको 20 साल का पहले, तो उसको 18-19 साल का पहले वो सफर तय करना है, उसके बाद में और आगे की बात है, तो उनको चाइनीज इंडेक्स उनको अच्छा लगता होगा, कोरियन उनको अच्छा लगता होगा मार्केट, तो ऑफ कोर्स वो फ्री है और अच्छी बात है। हम आप देखिए, अगर वो उन्होंने बेचा, कभी ये जो रिटेल इतना पार्टिसिपेशन आ गया। अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जितना इन्वेस्टमेंट एफआईआईस का है, उतना शायद म्यूचुअल फंड्स का भी उसके आसपास कुछ होने लग गया, मेरे डेटा गलत, 75-80 लाख करोड़, समथिंग लाइक दिस। तो अच्छा है, रिटेलर लोग मार्केट के अंदर में आए, उन्होंने बाजार को संभाला। तो अल्टीमेटली सर, वो आपके घर को आप ही संभालेंगे ना, दूसरा तो आएगा और जाएगा गेस्ट की तरह। तो अच्छी बात है। लेकिन जो छोटे रिटेल खिलाड़ी है ना, वो थोड़े फंसे फंसे महसूस कर रहे हैं। तो अभी वो जानना चाहते हैं कि विजय केडिया सर को अगर यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाना हो तो उनको कौन से सेक्टर्स इसमें बाजार में बहुत पसंद आ रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने कुछ यहाँ पर अभी कुछ टेक्नोलॉजी के शेयर्स में, स्टार्टअप्स वगैरह में कुछ इन्वेस्ट किया है मैंने। और कुछ मेरे मेरे को हॉस्पिटल के जो शेयर्स हैं वो मेरे को अच्छे लगते हैं, और वो बहुत एक्सपेंसिव है, ये भी समझना चाहिए कि सस्ता कुछ नहीं है। और सस्ता राम का नाम है, वो कोई लेना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर तो हॉस्पिटल के शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया है, वो बहुत महंगे हैं वो। तो वो कभी भी उनके अंदर में डिप आए तो आप अपना अपना देखिए, अपना ध्यान दीजिए उसमें। मेरे को टूरिज्म का मार्केट, मेरे को लगता है इंडिया टूरिज्म में बहुत पीछे है अभी भी। हमारे डोमेस्टिक में हमेशा कई जगह बोल चुका हूँ कि डोमेस्टिक टूरिज्म में इतना बड़ा स्कोप है सर, हमारे पास में समंदर भी है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, स्नो भी है, मंदिर भी है। हमारे पास में भी है, आर्किटेक्चर भी है हमारे पास में, 200-150 साल पुराने ऐसे ऐसे कलाकृतियां हैं जिनको देखने के लिए लोग बार बार पूरे यूरोप के अंदर खंडहर देखने के लिए जाते हैं। हमारे पास तो जीवित है यहाँ पर। तो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास में। लेकिन हमारे पास कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, पहुंचने के साधन कम है, वहाँ पे होटलें कम है, वहाँ पे प्लेनों की सुविधा नहीं है, रास्ते थोड़े खराब है, हाइजीन की थोड़ी व्यवस्था कम है, और मार्केटिंग भी नहीं है कि उसको मार्केट किया जाए कि देखने के लिए लोग आओ वहां पे, जिस तरह से फॉरेन वाले मार्केटिंग करते हैं कि ये देखो वो देखो। तो इस बोल कर मेरे को लगता है गवर्नमेंट ने भी ये बात समझ ली है कि डोमेस्टिक टूरिज्म से बहुत बड़ी रेवेन्यू एकत्रित की जा सकती है। तो मेरे को लगता है टूरिज्म से रिलेटेड शेयर्स ठीक रहेंगे, चाहे उसमें एयरलाइंस भी आए या होटल भी आए या और कोई भी टिकटिंग कंपनी आए या जो भी है वो है। और जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल्स है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे बताया कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के टूरिज्म पनप नहीं सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स हैं, ये अभी तो आज दिमाग में ऐसे ही आ रहे हैं कि ये सब अच्छे करने चाहिए। तो टेक्नोलॉजी जो आपने बोला उसमें कुछ स्पेसिफिक नीश है क्या, ये साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनियां या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी कंपनी में अभी एकदम नेसेंट स्टेज पे है अभी हम। मैं तो अभी अभी भी, जैसे मैंने 2 कंपनी में साइबर सिक्योरिटी में लिस्ट किया है, इन्वेस्ट किया है, संयोग से दोनों कंपनियां लिस्ट हुई है। तो वो अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। लेकिन मैं साइबर सिक्योरिटी में खाली बात समझता हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी माने जैसे मेरे बिल्डिंग वाली सिक्योरिटी जो है, मैं सिक्योरिटी में वही समझता हूँ। नहीं नहीं, तो वो एक आज ये भी हुआ है कि जापान में जो सॉफ्ट बैंक है ना, उसने एबीबी का हाँ रोबोटिक्स कारोबार खरीदने की बात की। हाँ, वो तो पांच दुनिया बिलियन भर डॉलर में में ये खरीदा। सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियां जो दौड़ लगा रही हैं सर, कहीं बबल तो नहीं बन रहा। नहीं नहीं, क्या बबल बनेगा सर, ये शुरुआत हो रही है, कोई बबल बल नहीं बनेगा सर, मेरे को नहीं लगता। अभी इंडिया में किधर रोबो, आप मेरे को बताइए। कल ही मैंने पढ़ा क्या, 3 लाख रोबो, कि मेरे गलत होगा, 3 लाख रोबो यूज करने वाला है चाइना इस साल, ऐसा वैसा कुछ बता रहा है। अभी कुछ नहीं है सर, हम बहुत पीछे हैं अभी हम तो। अभी यहाँ इंडिया में कोई अभी तो समझता भी नहीं है कोई रोबोट क्या क्या काम कर सकता है। अब देखिए, वो रोबोट वो फाइटिंग कर रहा है वहां पे रास्ते में, पुलिस के का रोल रोबोट वहां पर निभा रहा है, टेबल टेनिस रोबोट खेल रहा है चाइना के अंदर। तो आप क्या, हम तो ये सोच भी नहीं सकते हैं, तो परी कथा लगती है हमको, फिक्शन जैसा लगता है कि यार ऐसा भी हो सकता है, विमान उड़ रहा था, पुष्पक विमान की हम बातें करते हैं, वो सब तो उसमें लगता था ये तो मिथ है ये सब तो, लेकिन वो सब सही हुआ ना। तो अभी ये सब चीजें चल रही है। ये बीच बीच के अंदर में आपको ओवर ये लगने लगेंगे कि हाँ भाई एक यूफोरिया है, ये है वो है। अभी किधर हमारा एआई है इंडिया में, एआई एआई इंडिया में, अब किसी को पूछो एआई है माने, लोग बताएंगे एयर इंडिया है यहाँ पे, ये किधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर। नहीं, तो अभी बहुत कंपनियों को पीछे इन्वेस्ट है। करना चाहिए, एआई पे इन्वेस्ट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका मैसेज ये होगा। हाँ जरूर करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी कंपनी आपको मिले ये समझने का बात, क्यों एआई के नाम से अभी कई कंपनी आएगी जो बेच रही होगी अंडा और नाम रख दिया होगा एआई।
कि हमने चिकन को भी एआई से पकाया है। तो उससे भी आप सावधान रहें, यात्रीगण अपने सामान की रक्षा खुद करें। यहाँ पर लोग फिर आपको टोपी पहनाने वाले भी बहुत आएंगे, जो एआई का नाम लिख देंगे, डीप टेक का नाम लिख देंगे और ये सब करके अपनी दुकान चला रहे हैं। तो बी केयरफुल। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे किसी फंड में पैसा लगाइए जो एआई वीआई में लगाता है। और वो भी अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है कि खाली एआई चलेगा, बाकी सारी चीजें भी चलेगी, कंट्री का विकास होएगा, तो बाकी सारी चीजों की भी डिमांड रहेगी। तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो भारत अपनी खुद की सेमीकंडक्टर चिप बना रहा है। अच्छा, इस टॉपिक से आगे बढ़ते हुए एक और टॉपिक है जिसमें निवेशक अक्सर हाथ जला लेते हैं और ना वो छोटे टिकट साइजेस में इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ फटाफट से रिटर्न कमा लिया, बहुत कमा लिया। आईपीओ मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। हाल फिलहाल में जो कंपनियों ने रकम जुटानी शुरू करी है आईपीओ बाजार से, और थ्रू भी हो जाते हैं सर, मतलब जो इश्यू प्राइस वो तय करें उस पर निवेशक पैसा लगाने को तैयार भी हैं। लेकिन हाल फिलहाल की लिस्टिंग कई कई स्टॉक्स की 36% नीचे हुई है सर। तो कैसी प्राइस डिस्कवरी हो रही है ये? नहीं, ये तो मेरे को नहीं लगता है कोई प्राइस डिस्कवरी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा यूफोरिया है यहाँ पे। एक बहुत बड़ा, आप इसको फोमो समझ सकते हैं। और ये मैं पहले भी इसके अगेंस्ट में था, और पहले भी मैं ऐसा ही कई जगह बोल चुका हूँ कि ये चल रहा है, ये एक बड़ा यूफोरिया है आईपीओ वाईपीओ का। अभी हर कंपनी को आईपीओ लिस्ट करने का है। एक कंपनी, मेरे को 3-4 महीना पहले किसी का सीए का फोन आया कि वो कंपनी आर्टिफिशियल फ्लावर बनाती है, कोई 2-3 दुकान खुल रखी होगी, 5-7-10 करोड़ का टर्नओवर होगा, बोलते हैं उसको भी आईपीओ निकालने का है। तो सर अभी तो हर आदमी को, पान वाले को भी आईपीओ निकालना, वो भी 10-15 दुकान खोल लेगा, उसको कोई मर्चेंट बैंकर मिल जाए तो वो भी आईपीओ आईपीओ अपना निकाल कर ले आएगा। तो अच्छा हुआ, अभी कई आईपीओ ऐसे आए इस साल। मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि कितने आईपीओ, 35-35, कल भी कोई आईपीओ खुला 35-40 टका नीचे है। तो ये एक वार्निंग साइन है, ये बहुत बड़ा बबल है आईपीओ का, ये समझ के चलिए। और ये बबल ठंडा होना बहुत जरूरी है, और ये ठंडा होने की लग रहा है मेरे को शुरुआत हो चुकी है इसके अंदर में, और ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये जो मूवमेंट है जो आईपीओ का और लोगों का शेयर बाजार के प्रति आकर्षण का, ये नहीं रुकेगा। एक बार आईपीओ में आएगा, लोग ठीक है 30-40 टका खोएंगे, समझ जाएंगे। सो लोग जब खोते हैं पैसा, और तभी जागते हैं। सिंपल एक बात ये समझिए, वो जब पैसा कमाता आदमी तो सीखता नहीं है, जब पैसा खोता है तो सीखता है। तो ये क्रम है, तो अच्छी बात है, उनके लिए एक लेसन होएगा। पर कोई ऐसा फेज होता है स्टॉक मार्केट में जहां पर तेज रफ्तार कुछ चुनिंदा कंपनियों में ही बनती है, और आपकी स्किल और महारत इसी में ही हासिल है कि आप बहुत तेज रफ्तार से बढ़ने वाली कंपनियों के ऊपर दाव लगाते हो जो पोटेंशियल है जिनमें। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो सर? कुछ टिप्स दे दीजिए, मतलब स्टॉक टिप्स नहीं, वो कैसे चुनते हैं शेयर्स, वो वाली टिप्स। तो अगर आइडियल एक बहुत अच्छा शेयर चुनना हो तो उसके लिए क्या क्वालिटी देखते हो आप सर उसमें? देखिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक तो ये है कि मैं ज्यादा काम नहीं करता हूँ। मैं साल में मुश्किल से कोई 1-2-3 काम करता हूँ तो करता हूँ। और मैं जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लाइफ में समझता हूँ सर, वो है कि मेरे को काम नहीं करने का है। मैं भावुक नहीं होता हूँ कि मेरे में फोमो नहीं आता है। मेरे में आता है थोड़ा, क्रम आता जरूर है, लेकिन वो कम होता है, फिर मैं उसको कंट्रोल भी हो जाता है क्योंकि अनुभव हो गया, पूरी जिंदगी इधर गुजारी है। तो मेरे को, मैं भावुक नहीं होता हूँ कि अरे मार्केट बढ़ रहा है, जल्दी से ये ले लो वो ले लो, और मैं ये ले लो वो ले लो, ऐसा भी काम नहीं करता हूँ। कभी कभी भूल से कर भी लेता हूँ टेम्पटेशन में आके, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर उसको सुधार लेता हूँ, फिर सद्बुद्धि जगती है कि ये मैंने क्या किया, ये तो मेरे करने वाला काम नहीं है। तो मैं उसको फिर करेक्ट भी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, मैं काम बहुत कम करता हूँ, कम शेयरों में काम करता हूँ। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है सर, मैं पूरे जिंदगी, मेरे पूरा दिन रात, मैं खाली, मेरा शेयर पे फोकस रहता है, मेरे कंपनियों पे, न्यूज़ पे, इकोनॉमी पे, कंट्री पे, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, मेरा फोकस खाली उसी काम के अंदर में रहता है मेरा। मैं कोई दूसरा कोई, मेरे को, और मेरा यही शौक भी है मेरा, और यही मेरा काम भी है, मेरा पैशन भी यही है, मेरा बिजनेस भी यही है। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे नो कोई, मेरा सब कुछ यही है। तो मैं पूरा फोकस्ड रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 100 न्यूज आज समझिए जनरेट हो रही है तो मैं 100 न्यूज पढ़ पाता हूँ, ऐसा नहीं है। 5 ही पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मेरी मतलब की न्यूज पढ़कर मैं एक आइडिया बनाते रहता हूँ। मेरा दिमाग, मेरा काम है सोचना। शेयर बाजार के अंदर में निवेशक का काम है सोचना। मैं शॉप फ्लोर पे तो कुछ काम कर नहीं रहा हूँ, गड्ढा तो कुछ खोद खोद नहीं रहा हूँ सर, मैं कोई कुछ सेल तो कर नहीं रहा हूँ मैं। मेरा काम सोचना है कि ये न्यूज को किस न्यूज के साथ में जोड़ा जाए, किस कंपनी के साथ में जोड़ा जाए, या ये कंपनी क्या ऐसा सोच रही है जिससे कल बड़ी बन सकती है। तो सिंपल बात यह है सर, मैं ऐसे पौधे पे निवेश करना चाहता हूँ, ऐसे बीज पे निवेश करना चाहता हूँ
जो आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते वो एक चाइनीज बैम्बू ट्री के जैसे एक विशाल पेड़ बनेगा। उसमें कितना टाइम में बनेगा इसके पास में मेरा पूरा मेरे को मालूम नहीं है। इसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ये एक तरह का मैं डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ और इस तरह कंपनियों को पढ़ने की चेष्टा करता हूँ जो कंपनी एक टर्निंग पॉइंट पे आती है। जैसे कई जगह मैंने बोला, आपके दर्शकों के लिए भी बोल देता हूँ कि जैसे मैं ऐसा करता हूँ सर, कि कोई एक ऐसा एथलीट जो कभी जो कभी इसने बड़े ट्रैक रिकॉर्ड बनाए हैं, वो जब बीमार पड़ता है, जब उसमें स्लो डाउन आता है उस सेक्टर में, उस कंपनी में, तो मैं उसको मेरे रेडार पर लगाता हूँ और मैं वेट करता हूँ कि ये स्लो डाउन वापस कब कन्वर्ट होएगा और नया बुल मार्केट उस कंपनी का या उस इकोनॉमी का नया फेज अपटेक वापस चालू होएगा, नया फेज चालू होएगा। उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे मेरे को समझ में अगर आता है तो मैं उस समय उस कंपनी में जितना पैसा मेरे पास में लिक्विड होता है सर, वो उतना पैसा मैं उस कंपनी पे लगा देता हूँ और मैं उसके बाद में बैठ के राम भजन करता हूँ। उसमें अगर वो कंपनी अगर बढ़ गई तो बढ़ गई, नहीं बढ़ी तो कोई बात नहीं। मेरा जो तरीका है, मेथड जो है, वो ये है। यानी कि लंबी अवधि के साथ टिके रहने में पैसा बनेगा, और जिस कंपनी में निवेश कर दिया तो उसको घोट लो, अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके बारे में समझो कि वो क्या कर रही है और वो कैसे परफॉर्मेंस दे रही है आने वाले समय में लगातार। लेकिन सर, क्या निवेश का ज्यादा निवेशक जो होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो आते तो छोटी अवधि के लिए हैं, लेकिन बन जाते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये होता ही है मार्केट में। सभी का डेटा भी ये बोलता है कि अगर आपने फटाफट से गेम खेलने की शुरू करा ना अपने एफएनओ का काम, तो 91-93% लोग तो उसमें घाटा ही खाते हैं और बड़ी मछलियां पैसे कमा के चले जाती हैं। तो वो निवेशक जो शॉर्ट टर्म मेंटालिटी से आते हैं, फिर शेयर चलता नहीं और वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए बहुत सिंपल मैसेज है, वो आप ही की बात में छुपा हुआ है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए मत आइए। आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आइए। खाली यहाँ पर आप यही सोच कर आइए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो अपने आप का सारा अलाइनमेंट हो जाएगा। ये आपकी सोच पर निर्धारित है। आपका जिस सोच से आप आते हैं, उसी सोच के हिसाब से आप यहाँ पर काम करते हैं और उसी अनुसार आपको फल मिलता है। तो आप ये सोच कर ही आइए कि मेरे को शॉर्ट टर्म का काम ही नहीं करने का है, मेरे को लॉन्ग टर्म का काम करने का है, तो सारी चीजें अलाइनमेंट हो जाएगी आपको। लेकिन ये इंस्टा ये करने नहीं दे रहा, और जेनजी को तो खास तौर से करने नहीं दे रहा। जेनजी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, वो ऐसा हो गया है कि जेनजी का यही सपना कि आईफोन प्रो मैक्स हो अपना। इस सोच पे आप क्या कहेंगे और क्या मैसेज होगा जेनजी को, जिन्होंने अभी अभी इन्वेस्टमेंट होपफुली स्टार्ट की ही हो, लेकिन सीखना सबको ऑप्शन ये। नहीं, उनको यही है कि भाई आप करो। मैं लोगों को समझाते रहा, इस बारे में गाने लिखते लिखते रहा। आंखों को खोलो भैया, थोड़ा तो सोचो भैया, 10 में से 9 लोगों का खोता ट्रेडिंग में रुपया। लगता है सीधा साधा लेकिन है भूल भुलैया, कोई भी बच ना पाया सीए बीए या एमबैया। तो मैं इस तरह के कई गाने लोगों को वार्न करते रहा हूँ, लेकिन कोई सीखता नहीं है, कोई समझता नहीं है। तो आपके जहन में कौन सी पंक्तियां आती हैं जिससे इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो मोटिवेट हो जाएं? भाई मोटिवेशन सिंपल, ये सर एक ही बात है यहाँ पे कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पे न टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर, हार को भी अपनी डाइजेस्ट कर, और पैसे कमाने का फॉर्मूला बस एक, लॉन्ग टर्म की सोच और रेस्ट कर, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो ये यहाँ का गीता ज्ञान है सर। आप इसको आज मानिए, कल मानिए, 5 साल बाद मानिए, 10 साल बाद मानिए, मत मानिए। ये आप पर निर्भर है। लेकिन ये यहाँ का गीता ज्ञान है जो मेरे को समझ में आता है। दूसरा इसके अलावा यहाँ पर और कोई तरीका नहीं है कि जिससे मार्केट में आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। तो ये जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, उतने जल्दी आपका जीवन सफलता की राह पे शुरू हो जाएगा। मैंने शो की स्टार्ट में बोला था ना कि स्टॉक मार्केट पे समझाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उस समझाने का तरीका और जो स्टाइल है वो विजय केडिया साहब का बिल्कुल अनोखा है, इसीलिए ही वो सबके चहेते हैं। तो विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया सर आपसे बात करके, और एक बार फिर से दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। दिवाली की शुभकामनाएं सबको।